Hello everyone. Today we will continue with the lesson working in Microsoft Office Excel. So let's start with the topic AutoSum. अब AutoSum जैसे कि आप नाम से ही जान सकते हैं, इस फीचर की मदद से हम नंबर ऑफ वैल्यूज का सम जनरेट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर. So it provides easy and quick method to calculate the sum of the selected range of data. Now where is this option present? This option is present under the Home tab. Let's have a look at the example. Suppose I have these four numbers with me and now I wish to generate their sum in the cell C6. So what are the steps that I need to follow? The first step is you click on the cell where you need the sum. तो मैंने क्लिक किया सेल C6 में. Click on the Home tab and under the Home tab you will find the group Editing. It's at the very end. See over here. Now in this group there is a button of AutoSum. तो आपको इस पर क्लिक करना है. AutoSum बटन पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपके सेल में एक फॉर्मूला इंसर्ट हो गया है. तो अब आपको आंसर चाहिए. फॉर द आंसर सिंपली प्रेस द एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड. तो जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे आपका आंसर आपके पास आ गया है विच इज 61. तो देखिए अगर आपको एक इंडिविजुअल के लिए सम निकालना है तो अगेन आप एक सेल पे क्लिक कीजिए और होम टैब में ऑटो सम बटन पे क्लिक करके एंटर की प्रेस कर दीजिए. बट अगर आपको बाकी दो स्टूडेंट्स के लिए भी सेम प्रोसीजर चाहिए तो आप उन दोनों को सेलेक्ट कीजिए और फिर ऑटो सम पे क्लिक कर दीजिए. तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ गया है. सो दिस इज द यूज ऑफ ऑटो सम बटन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉर्टिंग. सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. जब आप अपने डेटा को एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो उसे ही हम कहते हैं सॉर्टिंग. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स? द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू सेलेक्ट द डेटा. सबसे पहले आप अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप होम टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर बटन यूज करेंगे. अंडर दैट यू विल चूज द कस्टम सॉर्ट ऑप्शन और जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उन ऑप्शंस को सेलेक्ट करके यू विल क्लिक ऑन ओके. लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल. अब सपोज आप चाहते हैं कि आप अपने इस डेटा को अरेंज करें और अरेंज करने का सीक्वेंस होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द कॉलम टोटल. सभी स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स को कंसीडर करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनके रिकॉर्ड्स को अरेंज करना है. सबसे पहले आपको अपने सारे सेल्स को सेलेक्ट करना है. यू हैव टू सेलेक्ट ऑल द डेटा. उसके बाद अंडर द होम टैब अगेन इन द एडिटिंग ग्रुप देयर इज अ बटन सॉर्ट एंड फिल्टर. सो क्लिक ऑन दिस बटन. अंडर दिस बटन यू विल सी plenty of options. You have to select custom sort. तो आपने custom sort पे क्लिक किया and as soon as you click on the custom sort option you get this sort dialog box. यहाँ पर आपको पूछा जाएगा sort by. Sort by में आप वो कॉलम सेलेक्ट करेंगे जिसके बेसिस पर आपको डेटा अरेंज करना है. तो मेरे केस में वो टोटल कॉलम है. Sort on में आप सेलेक्ट करेंगे वैल्यूज क्योंकि हमें किसे अरेंज करना है? वैल्यूज को अरेंज करना है. एंड ऑर्डर विल बी आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग क्योंकि आप जिस कॉलम के बेसिस पे अरेंजमेंट कर रहे हैं उसमें न्यूमेरिक डेटा है. यहाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर सपोज मैं यहाँ पर नेम्स के बेसिस पे अरेंज करती डेटा को तो अब आप देखिए ऑर्डर में आपको A to Z या Z to A मिला क्योंकि अब आप अपने डेटा को अल्फाबेटिकली अरेंज कर रहे हैं. So again let's go back to the option that I was using, total column, and I want it in increasing order so I will choose smallest to largest and then click on OK button. तो अब आप देखिए सबसे पहला रिकॉर्ड आया है अश्विन का जिसके मार्क्स 43 हैं और उसके बाद लास्ट में रिकॉर्ड आया है विवेक का जिसके मार्क्स 57 हैं. तो अब यहाँ पर आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है. आपके सॉर्ट डायलॉग बॉक्स में यहां पर एक ऑप्शन होता है माई डेटा हैज हेडर्स. नाउ व्हाट डज दिस मीन? इसका मीनिंग ये है कि अगर ये सेलेक्टेड है तो आपके सेलेक्टेड डेटा में
जो फर्स्ट रो है उसमें आपने सारे कॉलम्स की हेडिंग्स डाली हैं, लेकिन अगर आप इसको सेलेक्ट ना करें और फिर आप चूज करें तो देखिए यहाँ पे आपकी कॉलम हेडिंग्स नहीं, कॉलम A, B, C, D, E लिखा आ रहा है। अब सपोज मैं कॉलम A यानी कि नेम्स के बेसिस पे अरेंजमेंट करना चाहती हूँ एंड दैट टू अल्फाबेटिकली फ्रॉम A to Z। तो अब देखिए अगर मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगी तो इसने नेम्स वाले कॉलम जो मेरे हेडिंग्स थे, कॉलम हेडर्स थे जिस रो में, उसको भी अरेंज करके सेकेंड रो पे ऐड कर दिया है, क्योंकि अब वो इन्हें कॉलम हेडिंग्स नहीं, इन्हें डेटा ही कंसिडर कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग अ फॉर्मूला। अ फॉर्मूला हेल्प्स अस टू परफॉर्म कैलकुलेशंस इन एक्सेल। और ये आपने मैथ में भी किया है कि आपको जब भी कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है तो उसके लिए आप एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं जिसे हम फॉर्मूला कहते हैं। अ फॉर्मूला इंक्लूड्स सेल एड्रेस एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड while using a formula in a cell, and that is that a formula must always begin with equals to sign. अगर आप अपने फॉर्मूले के बिगिनिंग में इक्वल्स टू साइन नहीं लगाते हैं तो आपके फॉर्मूले को टेक्स्ट एंट्री या फिर लेबल भी हम इसे कह सकते हैं, तो लेबल की तरह आपके फॉर्मूला को ट्रीट किया जाएगा और आपका आंसर जनरेट नहीं होगा। सो लेट्स गेट बैक टू द स्प्रेडशीट। अब हमने पहले सभी स्टूडेंट्स के तीनों मार्क्स का टोटल जनरेट करने के लिए ऑटो सम बटन की हेल्प ली थी, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले आप अपने सेल पे क्लिक कीजिए जहां पर भी आपको आउटपुट चाहिए, जहां पे भी आपको फॉर्मूला इंसर्ट करना है, एंड देन यू हैव टू टाइप द इक्वल्स टू साइन। इक्वल्स टू साइन प्लेस करने के बाद आप अपने एक्सप्रेशन को टाइप करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने नंबर को सेलेक्ट कीजिए जिसे आपको ऐड करना है। तो अश्विन के इंग्लिश के मार्क्स हैं इन द सेल B2। तो मैंने जैसे ही B2 सेल पे क्लिक किया मेरे पास फॉर्मूले में ऑटोमेटिकली सेल एड्रेस B2 ऐड हो गया। अब मैं प्लस साइन कीबोर्ड से लगाऊंगी और अब उसके हिंदी के मार्क्स को सेलेक्ट करूंगी। हिंदी के मार्क्स को सेलेक्ट करते ही C2 अपने आप फॉर्मूला में ऐड हो गया। अगेन आई विल पुट अ प्लस साइन एंड देन आई विल क्लिक ऑन द सेल D2 टू सेलेक्ट द मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो जैसे ही मैंने 11 को सेलेक्ट किया ऑटोमेटिकली D2 सेल एड्रेस लिखा आ गया। नाउ माय फॉर्मूला इज कंप्लीट। मुझे इन्हीं तीनों मार्क्स के एडिशन करना है। तो टू गेट द आंसर आई विल प्रेस द एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड एंड यू सी एज सून एज यू प्रेस द एंटर की यू गेट द आंसर 43। बट फॉर्मूला कहाँ गया? फॉर्मूला यही है। अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर फॉर्मूला बार में आपका फॉर्मूला जो आपने इंसर्ट किया था वो रिप्रेजेंट होता है। अगर आप वापस इस सेल में ही फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो कीबोर्ड से फंक्शन की F2 प्रेस कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला दोबारा विजिबल हो जाएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग। बट बिफोर जंपिंग ऑन टू द टाइप्स लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सेल रेफरेंस। बेटा सेल एड्रेस को ही सेल रेफरेंस भी कहा जाता है। तो जब आप अपने फॉर्मूला में सेल एड्रेस को यूज करते हैं तो उसे यूज करने के 3 टाइप्स हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज रिलेटिव रेफरेंस, द सेकेंड वन इज एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड द थर्ड इज मिक्स्ड रेफरेंस। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दीज 3 कैटेगरीज वन बाय वन इन डिटेल। We will start with the relative reference. It is the default cell referencing. Default cell referencing यानी जब आप अपने फॉर्मूला को लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली जो सेल रेफरेंस यूज होता है आपके फॉर्मूला में वो रिलेटिव रेफरेंस ही होता है। In this referencing, the formula changes automatically when copied to a new location. अगर आपने रिलेटिव रेफरेंस से लिखा हुआ फॉर्मूला किसी न्यू लोकेशन पे कॉपी पेस्ट किया तो वो फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द सेल बदल जाएगा। रिलेटिव रेफरेंस का एक एग्जाम्पल है A1। अभी हमने अश्विन के मार्क्स को ऐड करने के लिए जो सेल रेफरेंस यूज करे थे अपने फॉर्मूला में वो रिलेटिव रेफरेंस ही थे, बिकॉज जनरली आप अपने सेल को इसी तरह से एड्रेस करते हैं B2, C2, D2. So this is relative reference. Now let's copy this formula in a new location.
सपोज आप चाहते हैं कि आप निशी और विवेक के टोटल मार्क्स भी कैलकुलेट करें, तो आपको बार बार ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसी फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए पहला मेथड तो यही है कि आप होम टैब में कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करें, बट देयर इज एन ईजी ऑल्टरनेटिव ऑल्सो, एंड दैट इज यू कैन मेक यूज ऑफ द ऑटोफिल फीचर। तो ऑटोफिल फीचर में बॉटम राइट कॉर्नर में आप अपने सेल के क्लिक कीजिए और उसे ड्रैग कर दीजिए लेफ्ट माउस पॉइंटर से। जैसे ही आप अपने माउस बटन को रिलीज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बाकी सेल्स में फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो गया और आंसर भी आ गया। अब फर्स्ट सेल में जो हमने फॉर्मूला लिखा था दैट वाज B2 + C2 + D2, लेकिन देखिए नेक्स्ट सेल में क्या कॉपी हुआ, B3 + C3 + D3, और उसके नेक्स्ट में क्या कॉपी हुआ, B4 + C4 + D4। तो यहां आपने देखा कि आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिकली चेंज हो गया कॉपी करने पे। तो दिस इज द यूज ऑफ रिलेटिव रेफरेंस। द नेक्स्ट कैटेगरी इज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। अब ये रिलेटिव रेफरेंस का बिल्कुल ऑपोजिट है। इन दिस रेफरेंसिंग द फॉर्मूला डज नॉट चेंज व्हेन कॉपीड टू अ न्यू लोकेशन। अगर आप इस तरह की रेफरेंसिंग यूज कर रहे हैं तो आपके फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा जब आप उसे कॉपी पेस्ट करेंगे टू अ न्यू लोकेशन। बट द क्वेश्चन इज कि आपका फॉर्मूला चेंज क्यों नहीं होगा? वेल दैट इज बिकॉज इन द सेल एड्रेस वी आर यूजिंग $। हम अपने एड्रेस को लिखते हुए कॉलम और रो हेडर से पहले डॉलर का साइन लगाते हैं, कुछ इस तरह से। अब हम A1 नहीं, वी विल राइट $A $1। तो डॉलर साइन लगाने की वजह से आपका फॉर्मूला फिक्स हो जाएगा। लेट्स सी हाउ। तो इस बार हम टोटल कैलकुलेट करने के लिए एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूज करेंगे। तो आई विल राइट द इक्वल्स टू साइन। नाउ माय एड्रेस इज B2, so instead of typing B2 I'll type $B $2। ओके, तो आप देखिए जैसे आपका सेल एड्रेस कंप्लीट हुआ उसने ऑटोमेटिकली 18 को सेलेक्ट कर लिया। नाउ आई विल टाइप प्लस साइन एंड देन आई विल टाइप $C $2, अगेन प्लस साइन $D $2। आप इसे कैपिटल में लिखिए या स्मॉल में लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ टू गेट योर आंसर प्रेस द एंटर की। अगेन पहले जैसा ही आंसर आ रहा है जो रिलेटिव रेफरेंस से आ रहा था। अब जब आप फिल हैंडल से अपने इस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करते हैं और माउस को रिलीज करते हैं तो आप देखिए तीनों सेल्स में आपका आंसर 43 ही रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। देखिए फर्स्ट सेल में भी B2, C2 और D2 ही रेफरेंस थे, सेकेंड सेल में भी सेम एड्रेस रहा और थर्ड सेल में भी वही एड्रेस है। और ये सब आपके सेल एड्रेसेस में डॉलर सिंबल यूज करने की वजह से हुआ है। सो दिस इज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। द लास्ट टाइप इज मिक्स्ड रेफरेंसिंग। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। इस टाइप के फॉर्मूलाज में हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो उसी को हम मिक्स्ड रेफरेंसिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने फॉर्मूला में लिखा $A1, तो मैंने कॉलम हेडर से पहले डॉलर लगा के उसको फिक्स किया है, बट रो नंबर 1 से पहले डॉलर साइन नहीं है, सो इट इज मिक्स्ड। सिमिलरली $1 में कॉलम A चेंज हो सकता है बट $1 की वजह से रो नंबर फिक्स्ड रहेगा। सो दिस इज मिक्स्ड रेफरेंसिंग। अब सपोज आपने अपने स्प्रेडशीट में अश्विन के मार्क्स को ऐड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया था। नाउ इन दिस फॉर्मूला आप देख सकते हैं B2 में रो नंबर 2 को फिक्स किया गया है, C2 में कॉलम C को फिक्स किया गया है और D2 में तो पूरे सेल को ही फिक्स कर दिया गया है। नाउ इफ आई प्रेस द एंटर की आई विल गेट द मार्क्स 43 फॉर अश्विन, बट इफ आई कॉपी द फॉर्मूला, आप देखिए नेक्स्ट सेल में क्या कॉपी हुआ, B2, जबकि निशी के मार्क्स 12 थे तो ये B3 होना चाहिए था, बट क्योंकि आपने सेकेंड रो को फिक्स कर दिया तो अब वो हर बारी 18 ही लेगा। सिमिलरली C3, क्योंकि कॉलम तो C ही है बट रो नंबर चेंज हो सकता है,
एंड D2 अगेन, क्योंकि आपने पूरे सेल को फिक्स कर दिया है तो मार्क्स मैथ के अश्विन के ही कंसीडर किए जाएंगे. So let's have a quick look at all the key points that we have covered in this chapter so far. सबसे पहले हमने डिस्कस किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. वो एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप स्प्रेडशीट डिजाइन करते हैं. देन द 4 टाइप्स ऑफ डेटा जो आप एक स्प्रेडशीट में एंटर कर सकते हैं उनकी कैटेगरीज हैं टेक्स्ट, न्यूमेरिक, डेट एंड टाइम एंड फॉर्मूलाज. ऑटोफिल फीचर की मदद से हमने सीखा कि हम डेटा को सेल्स में ऑटोमेटिकली किस तरह से फिल कर सकते हैं. ऑटोसम की मदद से हम सेलेक्टेड रेंज ऑफ डेटा का सम जनरेट कर सकते हैं विद इन अ सेल. देन केम सॉर्टिंग. सॉर्टिंग वो प्रोसेस था जिसके बेसिस पर हमने अपने डेटा को एक सीक्वेंस में अरेंज किया था. फॉर्मूला हमेशा आपके इक्वल्स टू साइन से ही शुरू होगा और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके फॉर्मूला से आपका आउटपुट जनरेट नहीं होगा बिकॉज दैट फॉर्मूला विल बी ट्रीटेड एज अ टेक्स्ट एंट्री. There are 3 types of cell referencing which are relative, absolute and mixed. और इन तीनों में से default cell referencing कौन सी थी? Relative reference. So with this we have completed our chapter.